तो हाय स्टूडेंट, देखते हैं कि आज तुम्हारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यानी अभाज्य गुणनखंडन वृत्त द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF यानी मासा और LCM मतलब लासा या लघुत्तम सांप्रदायिक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, यानी ये तीन संख्याएं, इन तीनों का ही क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है और LCM ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन ज्ञात करने हैं, पहली बार निकालना है HCF, दूसरी बार में निकालना है LCM। देखते हैं, पहली संख्या यहाँ 12 लिखेंगे, फिर 12 के यहाँ गुणनखंड करो। 12 गुणनखंड करो क्या होगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकन 3 और 1 एकन 1। तो यहाँ पर पहले 1 लिखते हैं, 1 यहाँ लिख लिया, इंटू फिर 2 गुणा 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या बचा 3। अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर 15 संख्या, तो 15 लिखेंगे यहाँ पर। 15 का इस तरह गुणनखंड करो तो क्या होगा, 5 1 15, 5 एकन 5, 1 एकन 1। तो जो पहली हमारा 1 है, 1 लिख लो, फिर उसके बाद क्या 5 लिख लो, फिर उसके बाद तुम्हारे 3 लिख लो। अब कौन संख्या तीसरी 21 है, 21 के गुणनखंड कीजिए, 3 21, 7 एकन 7, 1 एकन 1। पहले 1 लिखेंगे गुणा में, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। इतना तो हमने कल भी सिखाया था आपको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। HCF में क्या होता है कि अगर तीनों संख्याओं का गुणनखंड कैसा आवाज में समान है तो वही लिखेंगे। पहले यहाँ पर कितना होगा, 1 1 1, यहाँ पर पहले 1 लिख लिया। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो HCF यहाँ कितना होगा तुम्हारा, 3 का एकम गुणा करेंगे, 3 एकम, तो तुम्हारा HCF क्या हुआ इस क्वेश्चन का, 3 हो गया। अब क्या निकालना हमें, LCM। क्या निकालना, LCM। जब LCM ज्ञात करते हैं तो हम पहले लिखते हैं इसका HCF हमने लिख लिया, इंटू अब क्या देखेंगे, जो पहली संख्या है गुणनखंड किए थे अभाज्य गुणनखंड, उनमें कौन सा बचा है बिना बोला का, 2 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है। अब नीचे वाली लाइन में देखेंगे, यहाँ पर कितना है 5 और तीसरी लाइन में कितना है यहाँ पर 7। अब इन सब संख्या गुणा कर दो, गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 सत्ते 35। अब तुम्हें मालूम ही है कि 12 और 35 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, यहाँ से 6 हो जाएगा और 12 3 36, 36 से 6 जोड़ के कितना होगा तुम्हारा 42। इसका मतलब क्या हुआ, LCM कितना आया तुम्हारा 42। यानी पहले क्वेश्चन का जो HCF आया तुम्हारा 3 और LCM कितना आया 420। कितना है 420। तो समझ गए होगे। इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा दूसरा। तो पहले लिखेंगे 17 और 17 की गुणनखंड काटो। 17 गुणनखंड काटेंगे, तुम्हें पता है 17 एक स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, तो 17 किसी से ना कट करके सिर्फ 17 से कटेगी। किससे कटेगी, 17 से। 17 एकन 17, 1 एकन 1। यहाँ पर पहला 1 लिखेंगे, ये वाला 1 लिखो, इंटू उसके बाद ये वाले 7 17। अब क्या है, 23 का गुणनखंड काटेंगे, तो 23 काटो, तो 23 की करो क्या हुआ, 23 एकन 23, 1 एकन 1। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 23। इसी तरह से 29 की गुणनखंड काटो, तो 29 एकन 29 एकन 29, 1 एकन 1। यहाँ पर पहले 1 लिखेंगे, फिर 29। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है HCF। देखो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है तुम्हारा, 1 मिल रहा है। LCM देखेंगे, LCM पहले लिखेंगे 1। LCM मतलब निकालने के लिए सबसे पहले HCF लिखेंगे 1 इंटू ऊपर बचा क्या तुम्हारा 17 और क्या बचा तुम्हारा 23 और क्या बचा तुम्हारा 29। यानी 17 बचा तो 17 लिख लिया ऊपर वाला में, दूसरी में 23 लिख लिया, तीसरी में 29 लिख लिया। अब गुणा करो 17 एकन 17 इंटू इन दोनों में गुणा करोगे, गुणा करो कितना आएगा 29 और 23 का, 3 नेम 27 हासिल 2, 3 6 और 2 8, क्रॉस लगाओ यहाँ पर, 2 नेम 18 हासिल 1, 2 3 4 और 1 5, जोड़ा 7 8 8 16 हासिल 1, 5 और 1 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा, 7 8 8 16 हासिल 1 5 और 6 कितना आया, गुणा करें यहाँ पर 667। अब यहाँ इसी में गुणा कर दो 17 का, गुणा करो 17 7 119 हासिल 11, 17 6 102 कितना होगा तुम्हारा जोड़ के 103
यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 और 17 छक्के फिर 102, फिर जोड़ोगे 110, 100 मतलब 102 में 10 जोड़ो कितना होगा 113 जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे कहाँ पर 102 जोड़ेंगे देखो 17 सत्ते 119 आंसर 11 हुआ 17 छक्के 102 तो यहाँ जोड़ा कितना 113 हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट जब हम यानी 17 का 17 लिख दिया और जब हम 23 का हमने गुणा किया 29 में कितना है 667 आ गया था। अब क्या करेंगे 17 का 667 में गुणा करेंगे तो 667 इंटू 17 तो 17 सत्ते 119 हासिल 11 17 छिक्का 102 जोड़ो कितना हो जाएगा 113 13 यहाँ पर 3 लिख लिया हासिल कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 17 छिक्का 102 जोड़ो 17 से कितना आएगा 102 होगा 2 और 3 1 1 कितना आ जाएगा तुम्हारा 11 3 ये कितना होगा तुम्हारा इसका आंसर 11,339। तो एलसीएम होगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 11,339 कितना होगा एचसीएफ प्रश्न का हुआ 1 और एलसीएम हो जाएगा 11,339। अब देखेंगे इस प्रश्न को यहाँ पर 8 का करेंगे 8 के फैक्टर तुम जानते हैं काट तो 8 का 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकन 2 फिर 1 लिख लेंगे 1 बता सबसे पहले लिखेंगे 1 को इंटू उसके बाद 2 को इंटू उसके बाद इस 2 को इंटू उसके बाद इस 2 को इंटू। अब इस तरह से 9 के फैक्टर काटेंगे काटो 9 के 3 त्रिका 9 3 एकन 3 और 1 एकन 1। इससे पहले 1 को लिखेंगे यहाँ पर 9 के फैक्टर काट पहले 1 को लिखेंगे इंटू उसके बाद इस 3 को लिखेंगे उसके बाद इस 3 को लिखेंगे यानी क्रम में लिखते हैं आरोही क्रम में मतलब गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखा जाता है। उसके बाद कितना 25 के फैक्टर काटो 5 25 5 एकन 5 1 एकन 1। सबसे पहले इस 1 को लिख दिया हमने इंटू इसके बाद 5 को लिखा उसके बाद इस 5 को लिखा। अब क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे क्या HCF जानते हैं पहले तीनों में कॉमन क्या 1 मिल रहा है बताओ 1 के अलावा अब तो कोई संख्या नहीं कॉमन जो तीनों में समान हो। HCF तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा 1। हम निकालेंगे एलसीएम तुम्हें पता है HCF लिखा जाता है। अब ये बता यहाँ पर 2 है इसके नीचे कहीं 2 है नहीं है लिख लिया यहाँ पर 2 है इसके नीचे कहीं 2 है नहीं है लिख दिया ये वाले 2 यहाँ लिख लिए उसके बाद ये वाले 3 लिख लिए उसके बाद ये वाले 3 लिख लिए बताओ उसके बाद क्या है ये 5 हैं तो 5 ये लिख लो इसके बाद 5 ये लिख लो। यानी पहले जब HCF निकाल लेते HCF को यहाँ लिखने के पश्चात ये मतलब जो सही संख्या बचती हैं उनका अगर जोड़ा बढ़ रहा है तो लिख लो और नहीं बढ़ रहा है तो डायरेक्ट वो लिख लो। तो क्या करेंगे 2 एकन यानी 1 दूनी 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 से 24 24 दिया 72 यहाँ कितना आएगा 72। अब 25 तुम लोग जानते ही हो 72 का 25 में गुणा करेंगे गुणा कर दो 5 दूनी 10 हासिल 1 और 5 सत्तर 35 और 1 36 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 जोड़ दो 0 6 4 10 हासिल 1 3 4 7 और 1 8 कितना आएगा तुम्हारा इसका आंसर 1800। इसका आंसर कितना आएगा 1800 यानी एलसीएम इसका हो जाएगा तुम्हारा 1800। तो हाय स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे तो इन क्वेश्चन सभी को नोट करें और परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो हाय स्टूडेंट आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 इन दोनों को याद सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि HCF हमें इतना दिया है कितना दिया है HCF कितना दे रखा है तुम HCF इक्वल टू यानी 306,657 कितना HCF दिया है 9 दिया है ये दे रखा है तुम लोग जानते हैं याद करना में ये तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन HCF क्या होता है HCF ऑफ फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर यानी ये फॉर्मूला है तुम्हारा LCM फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू ये सेकंड नंबर क्या है सेकंड नंबर अपॉन HCF ऑफ फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर। तुम जानते ही हो क्या लिखेंगे इसे हम LCM ऐसा ही लिख लेंगे जो तुम्हारी पहली संख्या कौन सी 306 है और दूसरी संख्या कितनी है 657 कितनी है 657 बराबर
तो इसमें तुम दिखाई दे रहा होगा जो पहली संख्या कितना दिया है 306 दिया है, इंटू जो दूसरी संख्या कितनी दी है 657 बट्टे HCF कितना दिया है 9, HCF कितना दिया है 9। जब तुम्हें पता है इस 9 को इससे काटेंगे 306 को तो क्या होगा 9 तिया 27, कितना बचा 2 बचा, और 9 तिया 27, यहाँ कितना बचा 3, 9 का भाग जब 30 में दिया तो कितने 3 बढ़ गया तो 9 तिया 27, यहाँ कितना बचा 3, 36 हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36 इंटू 657। अब इन दोनों का आप गुणा करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा, गुणा करो यहाँ पर 657 इंटू 34, गुणा कर दो 4 सत्ते 28, यहाँ से ले कितनी बची 2 और 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल 2 4 3 24 और 2 26। अब इसमें 3 सत्ते 21 की हासिल 2, 5 15 और 2 17 की हासिल 1, किसे 18 और 1 19। अगर इन जोड़ों क्या होगा 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 की हासिल 1, 9 2 11 12 की हासिल 1 और 1 और 1 2। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा 22,338। यानी जो एलसीएम 306 और 657 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा तुम्हारा 22,338। तो आप सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपने देखा होगा जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उनके लिए क्या होता है कि अगर वो संख्या मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या का गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n या 5 पावर n का रूप है तो वो क्या है 0 पर समाप्त होगी। किस पर होगी 0 पर समाप्त होगी। अगर कोई संख्या इसका रूप नहीं बन रहा है यानी उसका मतलब 2 गुणनखंड हो जाता है लेकिन उसका 5 गुणनखंड नहीं होता है, या 5 उसका गुणनखंड हो जाता है उसका 2 गुणनखंड नहीं होता है, तो भी वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यानी या सिंगल से पूरी 2 से कट जाए तो भी 2 से तो भी क्या होगी उसकी संख्या, तो भी वो 0 समाप्त होगी, या सिंगल संख्या पूरी 5 से कट जाए तो भी 2 से समाप्त होगी। ठीक है, लेकिन अगर 2 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अलावा इसका अगर कोई संख्या गुणनखंड है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होती है। जैसे 2 और 5 के अलावा 3 से और कट जाए तो वह संख्या 0 से समाप्त नहीं होगी। अगर उसके बाद 7 से भी कट जाए तो भी वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी 0 पर समाप्त होने के लिए या तो सिंगल 2 से कट जाए पूरी संख्या, या सिंगल 5 से कट जाए, या 2 और 5 से मिलकर कट जाए। इनके अतिरिक्त किसी संख्या से अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 3 से हो जाए या 7 से हो जाए तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा 6 पावर n ही तो है। तो 6 पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड काटो कितने होंगे बताओ, 2 3 6 3 1 3। तो यहाँ क्या बना ला 2 इंटू 3 की घात n बना, तो अलग अलग घात तोड़ दो, 2 पर घात n इंटू 3 पर घात n। तुम्हें दिख रहा होगा कि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है तुम्हारे 2 के अतिरिक्त, 2 के अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त क्या 3 भी है, क्या है 3 भी है। जबकि 3 के स्थान क्या होना चाहिए, तो या तो 2 होता या 5 होता है। 3 मतलब 3 के स्थान क्या होना चाहिए 5 होता, बताया था। अगर 5 होता तो ये संख्या क्या हो जाती 0 पर समाप्त। तो लिख देंगे अतः 6 पर n 0 पर, किस पर 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। समझ गए। एक फिर देखते हैं, यानी किसी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 5 और इंटू 5 पावर n का रूप है, अगर यही रूप बढ़ रहा है, या सिंगल 2 से कट रही है संख्या, या सिंगल 5 से कट रही है, ठीक है, या 2 और 5 से मिलकर कट रही है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त किसी संख्या, जैसे यहाँ पर 3 से कटी है, 2 और 5 के अलावा 3 से कटी है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझे, यानी ये संख्या 2 पर समाप्त नहीं हो सकती है। पूरी तरह समझे होगे सब लोग। इस दोनों क्वेश्चन को आप नोट करें, अच्छी तरह से इसे रिवीजन करें, और बार बार रिवीजन करने से क्वेश्चन सरल होता है। अगर आप इसे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे और समझेंगे, जिससे आसानी से आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा।
स्क्वायर करेंगे। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं कि जो एक्सरसाइज तुम्हारी 1.2 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां पहले देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तुम जानते होगे किसी भाज्य संख्या के अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो भाज्य संख्या होती है, या कोई मतलब कि संख्या में कॉमन मिल जाए, मतलब कॉमन मिल जाता है तो क्या कहलाता है, वो भी भाज्य संख्या होती है। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या को देखेंगे। तो पहली संख्या कौन सी तुम्हारी 7 × 11 × 13, यानी हम ये px के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लें, px के बराबर 7 × 11 × 13 + 13। ये बताओ यहाँ से 13 और यहाँ से 13 कौन मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से जब 13 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 11, प्लस जब यहाँ से 13 चला गया तो यहाँ पर भी 13 चला जाएगा, 13 × 13। तो यहाँ तुम्हें पता है कितनी संख्या है, बाहर आई कॉमन लेगा 13, तो जितनी संख्या बाहर कॉमन आई है वही क्या है, ये संख्या उससे विभाजित है, यानी कॉमन संख्या 13 आई है। तो जो संख्या थी पहले वाली किससे विभाजित थी, 13 से विभाज्य है। क्या है, 13 से भाज्य है। कैसी है, 13 से भाज्य। बिना समझिए। अब इसी तरह दूसरी संख्या हम क्यूएक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, क्यूएक्स। लिख लो पूरी संख्या। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कितना है तुम्हारा 5। तुम्हें पता होगा यहाँ तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कौन मिल जाएगा हमें, जब यहाँ पर कोई गुणांक नहीं था 1 मानते तो 5 कॉमन लो, क्यूएक्स। यहाँ से 5 कॉमन लो तो यहाँ से 5 हट जाएंगे, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भी यहाँ से हट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब तुम्हें पता है यहाँ से कॉमन 5 आ गया है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, तो लिख देंगे संख्या 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य, 5 से भाज्य है, भाज्य है। अब लिख देंगे अतः px व qx उपयुक्त संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 7 है। 7 में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना समय लगता है तुम्हारा, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो तुम्हें पता है अगर ऐसे समय वाला कोई सवाल आता है तो हम क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तन निकाला जाता है। तो तुम्हें पता है जो रवि है, तो रवि का हम मान लें कितना समय है तुम्हारा 12, ठीक है। और जो तुम्हारी सोनिया है, सोनिया का समय कितना है तुम्हारा 18। ये मिनट में ही तो समय दे रखे हैं, और ये कितने मिनट है, 12 मिनट समय है। यानी जो रवि को समय लगता है वो कितना 12 मिनट, और सोनिया को समय लगता है वो कितना तुम्हारा 18 मिनट है। तो इस 12 मिनट, 12 के फैक्टर काटो 12, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो 1 1 1। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 2, फिर इसके बाद यहाँ पर 3। इसी तरह क्या करेंगे, 18 के फैक्टर 18 काटो, तो 2 नियम 18 और 3 त्रिका 9, 3 1 3, 1 1 1। यहाँ पर पहले 1 लिखेंगे, इंटू उसके बाद 2 लिखेंगे, इंटू उसके बाद 3 लिखेंगे, इंटू उसके बाद 3 लिखेंगे। तो तुम्हें पता है क्या निकालेंगे हम इसका, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम तुम जानते हो, पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन संख्या कौन सी तुम्हारी 1, यहाँ पर भी कॉमन कौन सी है 2, तो यहाँ पर भी कॉमन कौन सी है 3। यानी जब भी हम एलसीएम निकालें, डायरेक्ट एलसीएम ज्ञात किया जाए, तो सबसे पहले देखो ऊपर वाले और नीचे वाली संख्या में जो वर्निष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तो यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 2 मिले, और यहाँ पर कितना मिला 3। अब बचा कौन सा, बचा ऊपर कौन सा है, ये 2 बचा है, तो हम इसे 2 लिख लेंगे। यानी जो बचा हुआ है ये 2 ही तो है, 2 लिख लिया। और नीचे वाले में क्या बचा है, यहाँ पर 3, तो 3 लिख लिया। अब इन सब संख्या कर दो गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। तो भाई तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 1 दूनी 2,
और 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, यानी 36 मिनट समय लगेगा। कितना समय लगेगा इन दोनों को, मतलब पुनः प्रारंभ मिलने में कितना समय लगेगा? 36 मिनट। ठीक है, यानी सोनिया और रवि को मिलने में कितना समय लग जाएगा उसे? तो एक ही स्थान पर 36 मिनट समय लग जाएगा। तो आप सभी लोग या सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से बार बार रिवीजन करें, जैसे परीक्षा के लिए आसानी से मतलब कर सकें।